हम हमारे पुराने वीडियोस में लेखांकन शब्दावली या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प कर रहा होगा कॉमर्स सब्जेक्ट को समझने में। अब इस आखिरी एपिसोड में मैं कपिल पाठक आपका एक बार फिर अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लेखांकन शब्दावली में कॉमर्स के उन शब्दों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से आगे हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे लिए वो आसान हो जाए। हमारी यही कोशिश है कि हम उन शब्दों को समझें। अब लेखांकन शब्दावली या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का जो अगला शब्द है वो है स्टोर्स। अब कई बार अच्छे लोग स्टोर्स और स्टॉक को एक ही समझ लेते हैं, या स्टोर्स का मतलब एक दुकान समझ लेते हैं वो, और तो उनको कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में स्टोर्स एक अलग मायने रखता है। तो क्या होता है, वो वस्तुएं जो व्यापार में ही प्रयोग के लिए होती है स्टोर्स कहलाती है। इसका पुनः विक्रय नहीं होता। जैसे एक कारखाने में कोयला, ईंधन सामग्री, पैकिंग का सामान, विभिन्न प्रकार के छोटे कल पुर्जे, मशीनों के रखरखाव की सामग्री स्टोर्स में शामिल की जाती है। जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई कारखाना है या कोई चीज है तो उसमें कोयला, अब कोयला हम जो खरीदते हैं तो, या कोई अदर फ्यूल हम खरीदते हैं, मान लो अगर कोई दूसरी यूनिट है हम जहां हम कोयले की जगह डीजल यूज करते हैं, तो या गाड़ियां हमारी चलती हैं तो हम वहां डीजल यूज करते हैं, अंदर गाड़ियां चलती हैं बाहर चलती हैं। तो ये सामग्री क्या होता है, हमारे स्टोर्स में रखी रहती है। कहाँ रखी रहती है? हमारे स्टोर्स में रखी रहती है, जहां से जाकर हम बार बार इश्यू करा कर लेते हैं। इसी प्रकार पैकेजिंग मटेरियल होता है, भाई किसी चीज को पैक करने के लिए मटेरियल भी होता है, वो भी स्टोर का हिस्सा होता है। तो आज कितना चाहिए पैकेजिंग में हम स्टोर से इश्यू कराते हैं। इसी प्रकार किसी कारखाने में मशीनें होती तो उनके छोटे छोटे नट बोल्ट, बेल्ट, इस प्रकार की सामग्री, सब कुछ जो भी हम अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में, अपने वर्क प्लेस पे स्टोर करने के लिए, उपयोग करने के लिए रखते हैं, वो सब स्टोर्स का हिस्सा होता है। इसलिए उन सभी सामग्रियों को हम स्टोर्स बोलते हैं। स्टोर से ले आओ, चले जाना, स्टोर चले जाना, ले आना, ये शब्द होता है। ठीक है, तो वो सभी सामग्री जो उसी व्यापार में उपयोग करने के लिए रखी जाती है वो सब स्टोर्स का हिस्सा होती है और उनको स्टोर्स कहा जाता है। फिर अगला जो शब्द है 38 नंबर का, वो है वर्तन या कमीशन। ये शब्द सुना हुआ है, सब लोग जानते हैं क्या है, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं व्यापार में कमीशन किसको बोलते हैं। व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने, शब्द क्या है, व्यापारिक कार्यों में सहयोग, किसी प्रकार का भी आपने सहयोग किया अथवा प्रतिनिधि एजेंट के रूप में सेवाएं देने के लिए। ठीक है, एजेंट, आप अगर आप सैलरी ले रहे हैं, आप वेतन ले रहे हैं तो व्यापार के लिए कार्य कर, वेतन ले रहे हैं तो आप व्यापार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो आप वेतन के रूप में मिलता है व्यापार में कार्य करने के लिए होता है। लेकिन प्रतिनिधि एजेंट के रूप में या व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने के लिए रूप में जो आपको दिया जाता है, जो आपको पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कमीशन कहलाता है। कई बार सिर्फ कमीशन होता है, कई बार सैलरी प्लस इंसेंटिव होता है, उसको भी कमीशन के रूप में हम कहते हैं। तो देखते हैं, व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने अथवा प्रतिनिधि एजेंट के रूप में सेवाएं देने पर जो पारिश्रमिक सहयोगी को दिया जाता है उसे वर्तन या कमीशन कहते हैं। कमीशन कई प्रकार का होता है जो विभिन्न आधारों पर दिया जाता है। कमीशन अलग अलग होता है, जब कमीशन का चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए दो चीजें होती हैं व्यापार में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ आप सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 10 to 5 आप जॉब कर रहे हैं, तो बदले में जो आपको दिया जाता है वो होता है वेतन, सैलरी या मजदूरी। लेकिन आप उसके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको काम में सहयोग कर रहे हैं, या आपने अलग कुछ अपना बिजनेस किया हुआ और उसको एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बदले में आपको कोई
सैलरी नहीं दी जाती है, जो पारिश्रमिक दिया जाता है या जो आपको अमाउंट दिया जाता है वो आपको कमीशन के रूप में या वर्तन के रूप में दिया जाता है। ये कोई निश्चित नहीं होता, सैलरी निश्चित होती है। आपने एक महीने काम किया, आपको 20,000, 10,000, 15,000, 50,000, लाख रुपए सैलरी मिलती है। लेकिन कमीशन कब मिलता है? जब आप कोई कार्य करते हैं उतना ही कमीशन मिलता है। जैसे एग्जांपल समझिए, एक ऐसी कंपनी है जहां पर जो कि भूमि के प्लाटों के क्रय विक्रय का कार्य करती है, तो अब वहां पे अलग रिसेप्शन पे बैठने वाली एक रिसेप्शनिस्ट भी होगी, एक अकाउंटेंट भी होगा, एक मैनेजर भी होगा, ठीक है। तो ये सब लोग क्या कहलाएंगे? उससे सैलरी लेंगे। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर आता है और आपके यहाँ प्लाट की बिक्री करता है, तो जितने की भी बिक्री करता है वो प्लाट, जितने भी प्लाट बेचता है, एक प्लाट बेचे तो एक पे, दो बेचे तो दो पे, महीने में जितने प्लाट बेचता है उस प्लाट की कीमत का कुछ परसेंट, 1 या 2% आपको दे देती है, ठीक है। कई बार अपने खुद के सेल्स के बंदे रखे जाते हैं, तो वो जिनको भी लेके आते हैं बेचते हैं, तो बदले में वो सैलरी मिलती है, उनको कमीशन नहीं मिलता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे वेतन नहीं लेता, सैलरी नहीं लेता है, लेकिन वो आपका माल बेचता है, आपका प्लाट बेचता है, तो बदले में उसको कुछ राशि दी जाती है, वो प्रतिफल या वो परिश्रम कमीशन कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया। फिर 38 नंबर, आगमगत रिवेन्यू। इस प्रकार की मदें जो आवर्तक रिकरिंग स्वभाव की होती है, बार बार होती है, मतलब इनका बार बार होना, व्यवसाय के सामान्य संचालन से संबंधित क्रियाएं हैं, जैसे क्रय विक्रय तथा ब्याज, कमीशन, बट्टा, लाभांश आदि के रूप में होती हैं। आगमगत या आगम मदें कहलाती हैं। इनका लाभ चालू वित्त वर्ष में ही प्राप्त होता है। इनका जो लाभ है चालू वित्त में प्राप्त होता है। कुल मिला के वो सभी क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, बार बार की जाती हैं, वो रिवेन्यू जनरेट करती हैं या लाभ जनरेट करती हैं, आपको जो मुनाफा होता है आपको, वो आगमगत क्रियाएं कहलाती हैं। आपका व्यवसाय का स्वभाव कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है। भाई आप कमीशन के रूप में काम करते हैं तो कमीशन आपको बार बार मिलेगा, आपको आप क्रय विक्रय करते हैं तो उससे जो पैसा आएगा वो बार बार, आप ब्याज का काम करते हैं तो ब्याज, इस प्रकार जो भी क्रियाएं बार बार करके आपको रिवेन्यू पैसा जनरेट होता है वो क्रियाएं आगमगत क्रियाएं कहलाती है। दूसरा पूंजीगत, कैपिटल। इस प्रकार की मदें जो अनावर्तक, नॉन रिकरिंग स्वभाव की होती हैं तथा जो व्यापार के लाभ को स्थायी रूप से प्रभावित करती हैं, पूंजीगत मदें कहलाती हैं। इनके व्यापार की लाभार्जन शक्ति में वृद्धि होती है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर इत्यादि। अब आपकी दुकान समझिए, आपकी दुकान किसी ऐसी जगह पे है जो गली कूचे में है, लेकिन आपने मेन रोड पर आकर कोई भवन खरीद लिया, पुरानी वाली दुकान बेच दी, पुरानी दुकान बेच के नई दुकान मेन रोड पे खरीद ली, तो ये एक ही बार होगा। क्या होगा? एक ही बार होगा। तो ये मदें, इन पे किया गया खर्चा, ये पूंजीगत मदें कहलाती है। या मान लो आपकी दुकान मेन रोड पे और आपका फर्नीचर बहुत पुराना हो गया, वो सब नई नई दुकानें बन गई, अब आपको लगता है कि ग्राहक उन दुकानों में सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं कि साज सज्जा बहुत अच्छी है या उनके पास चमक धमक बहुत अच्छी है, माल तो आपके पास भी वही है लेकिन आपकी दुकान पुरानी सी दिखती है, तो आपने फिर रिनोवेट कराया अपनी दुकान को। क्या कराया आपने? रिनोवेट कराया, नया फर्नीचर, नया कांच, नई लाइटिंग, ये सब लगाई अपनी दुकान पे, फर्नीचर नया बनाया पूरा। तो ये इस पे किया गया खर्चा पूंजीगत खर्चा कहलाता है। इसको हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं या कैपिटल मद कहते हैं। हम इस मद में खर्चा किया, ठीक। फिर 41 नंबर पे है आपका फर्म। क्या है शब्द? फर्म। सामान्य अर्थ में फर्म से उस संस्था से होता है जो साझेदारी स्थापित कर व्यापारिक या व्यवसायिक कार्य करते हैं। सामान्य सी भाषा में एक से अधिक लोगों द्वारा मिलकर अगर कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है तो उसको हम एक फर्म, संस्था कहते हैं। लेकिन
व्यापार की आज की मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में सभी व्यापारिक इकाइयों को फर्म ही कहकर संबोधित किया जाता है। भाई आपका एक आप सिंगल उसके मालिक हैं, आपका एक दुकान का नाम है रमेश साइकिल, तो व्यापारी बोलेगा आपकी फर्म का नाम क्या है। तो ये बोलचाल की भाषा में सभी दुकानों को, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फर्म कहा जाता है। लेकिन फर्म का अगर कॉमर्स की भाषा में अगर बात करें तो फर्म जो दो लोगों द्वारा साझेदारी बनाकर कोई व्यापार किया जाता है उसको हम फर्म कहते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। आखिरी दो चीज, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? व्यापार में जो भी माल बच जाता है, जो माल रहता है आपके पास, उसको स्टॉक बोलते हैं, हम पढ़ चुके पहले। लेकिन स्टॉक भी दो प्रकार का होता है, एक लाइव स्टॉक या जीवित स्टॉक, और दूसरा अगला वाला मृत स्टॉक। तो पहले जीवित स्टॉक समझते हैं। व्यापारिक कार्यों में अगर कोई पशुधन, जीवित मतलब चलता फिरता, जीवित मतलब चलता फिरता, जिंदा, तो जीवित स्टॉक कौन सा होगा? कोई भी पशुधन का उपयोग किया जाता है उसे जीवित स्टॉक कहते हैं। जैसे गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ऊंट, बकरी, कुछ भी जो भी जीवित स्टॉक है वो सब इसके अंतर्गत आता है। फिर अगला आखिरी शब्द है हमारा 43 नंबर, 43 नंबर, मृत स्टॉक, डेड स्टॉक। व्यापार में प्रयोग की जाने वाली भौतिक संपत्तियों को मृत स्टॉक या डेड स्टॉक कहते हैं। जैसे यंत्र, फर्नीचर, भवन, कंप्यूटर आदि। या फिर कई बार व्यापारी उस माल को भी डेड स्टॉक बोलता है जो कि बिक नहीं रहा होता है, जिसका आउट ऑफ फैशन हो गया है या उसका आज उपयोग नहीं बचा है, तो वो सब डेड स्टॉक कहलाता है। यानी इसको हम बेच नहीं पाते हैं, इसको बेचने के लिए नहीं होता है, इसका कोई खरीदार नहीं होता, वो डेड स्टॉक कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं इन शब्दावली में प्रयोग किए गए शब्दों को आपको अच्छे तरीके से समझाने में मैं सक्षम रहा होऊंगा। और नए शब्द जब आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको उसी समय आपको समझा दिया जाए। मेरा ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करता हूं। आखिरी तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।